नमस्ते एंड जय हिंद। संभवतः पहली बार मेरे चैनल पे या हमारे चैनल पे ऐसा कुछ होने वाला है जो आज तक नहीं हुआ। हाल ही में मैंने एक मूवी देखी, उस मूवी का नाम है 200 हल्ला हो या 200 हल्ला हो। इसी के बारे में आपसे बात करूंगा और ये भी बोलूंगा कि क्यों मैंने ये बोला कि संभवतः आज तक हमारे इसमें ये हुआ नहीं है। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो हाल ही में मैंने एक मूवी देखी, उस मूवी का नाम है 200 हल्ला हो। अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि हमारे चैनल पे आज तक ऐसा नहीं हुआ होगा कि मैं इतना एक्साइटेड कोई मूवी का रिव्यू करने के लिए क्यों हूँ। क्योंकि जितने भी नागपुरियन है ना, उन लोगों को एक चीज जान लेनी चाहिए, ये जो मूवी है आपके नागपुर की मूवी है और नागपुर में ही शूट हुई है, नागपुर की रियल स्टोरी पे बेस्ड मूवी है। और मैंने आज तक, जहां तक मेरे को याद है, कि मैंने नागपुर के ऊपर में कोई कंप्लीट स्टोरी का रिव्यू नहीं किया है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अब देखते हैं ये मूवी कैसी है। सबसे पहले आ जाते हैं इसके स्टारकास्ट पे। एक ही को इंक्लूड करूंगा। सबसे पहले इसमें है रिंकू राजगुरु। अब रिंकू राजगुरु कह लूं या प्रेरणा राजगुरु कह लूं, इनको हम लोग जानते हैं सैराट जैसी मूवी से। मराठी की बहुत अच्छी अदाकारा है, मराठी फिल्मों में बहुत सारे काम कर चुकी है। इसके अलावा रिंकू राजगुरु को हम लोग जानते हैं मेकअप जैसी मराठी मूवी से भी। तो रिंकू राजगुरु एक बहुत जबरदस्त अदाकारा है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, सरलतापन है, सहजता भी है उनमें, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। और भी कई सारे लोग हैं इसमें, अमोल पालेकर है इसमें, और भी लोग हैं, पर उन लोगों को नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि पता नहीं, मुझे रिंकू राजगुरु का रोल जो है ना बहुत दमदार लगा, इसलिए मैंने सोचा कि रिंकू राजगुरु को ही इंक्लूड किया जाए। तो ये तो होगी स्टारकास्ट की बात। अब बात कर लेते हैं इसके प्लॉट की। 200 हल्ला हो का प्लॉट है क्या। शुरुआत होती है 1990s से। 1990s में जिस तरीके का नागपुर था ना, मतलब दहशत थी, एक गैंग का राज, ये गैंग का राज, वो गैंग का राज, और पुलिस वाले इन सब गैंगस्टर्स के जेब में रहते थे। चाहे पुलिस हो, चाहे सत्ता पक्ष हो, या कोई भी हो, ये सब नेता लोग उन गैंगस्टर्स के जेब में रहते थे। और मैं सिर्फ नागपुर की ये बात नहीं है, ये बात है मुंबई की भी, ये बात है समूचे हिंदुस्तान में गैंगस्टर्स का राज हुआ करता था। उस समय की बात है, एक कुख्यात गैंगस्टर था। वो गैंगस्टर दलित बस्ती में जाता था और दलित बस्ती की जितनी भी औरतें हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, उनका बलात्कार करता था। और अगर उन लड़कियों में से किसी ने पुलिस के पास कंप्लेंट की तो सबसे पहले तो पुलिस वाले उनकी कंप्लेंट लेने से मना कर देते थे, क्योंकि गैंगस्टर का डर था और गैंगस्टर के पास से उनको पैसा पहुंचता था। अब ये सब होने के बाद में वो कंप्लेंट लिखाना बंद कर देते हैं। ऐसे ही 10 साल निकल जाते हैं। वो दलित महिला है, बेचारी दलित बच्ची है, वो गैंगस्टर के पास जाती थी, उसकी फरमाइशें पूरी करती थी, उसका मनोरंजन किया करती थी, और उसको भी अपने सत्ता का अहंकार होने लग गया था। उसको ऐसा लगने लग गया था कि मेरे ऊपर कोई भी नहीं है, मेरा जस्टिस सिर्फ मैं ही हूँ, मतलब मैं ही इस देश का राजा हूँ, मैं ही सब कर सकता हूँ और पूरी सत्ता मेरे कंट्रोल में है। अब एक दिन ऐसा ही होता है, उस बस्ती में से, उस दलित बस्ती में से वो लोग अपना रोज का कैसा तो भी गुजारा करते रहते थे, दिहाड़ी मजदूरी ये वो करके कैसे तो भी वो लोग बेचारे अपना गुजारा करते रहते थे। पर उसमें से एक लड़की जाती है बोर्डिंग स्कूल पढ़ने के लिए और पढ़ लिख कर बस्ती से बाहर चली जाती है। पढ़ लिखने के बाद में जिस टाइम वो बस्ती में वापस आती है, तब उसको पता चलता है कि ये बस्ती में ऐसा कुछ हाल है। अब वो अकेली महिला ललकारती है उस गुंडे को, जो गुंडा उस पूरी बस्ती के ऊपर में आतंक ढा रहा था। सिर्फ अकेली महिला और उसके सामने हुजूम, सब गुंडों का हुजूम, पर वो डरी नहीं, वो डटी रही। उसने सिलेंडर का नॉब खोल दिया और बोला, जो भी आगे आएगा मैं खुद तो मरूंगी, पर साथ में सबको लेके मरूंगी। अब वो अकेली महिला की हिम्मत देख के ये जो गैंगस्टर है वो डर गया। वो गैंगस्टर डरने के बाद में फिर इन लोगों में आई हिम्मत कि भाई अगर एक लड़की इस गुंडे को भगा सकती है तो हम लोग तो यहाँ पे 300 परिवार है, हम 300 परिवार चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकते। अब धीरे धीरे ऐसा होता है ना कि पासा पलट जाता है। अब उस गैंगस्टर को अपनी जिंदगी का खतरा मंडराने लगता है कि भाई आज नहीं तो कल ये लोग मुझे ढूंढ लेंगे और बस्ती वाले आके मुझे मार डालेंगे। अब उसको सबसे सेफ प्लेस लगी कि भाई मैं पुलिस के पास जाऊं, सरेंडर करूं और वहां पे अंदर जेल में आराम से रहूं। उसको वो सेफ लगता है, मतलब वो खुद ही जाके सरेंडर करता है, पुलिस वाले भी उसको संरक्षण देते हैं।
अब ऐसे ही एक केस के दौरान उसकी पेशी रहती है कोर्ट में। अब उस कोर्ट में वो सारी महिलाएं मौजूद हो जाती है जो महिलाएं उस आदमी के बर्बरता का शिकार हुई है। अब पुलिस वालों को लगा ऐसे ही कोर्ट की हियरिंग सुनने आई होगी कि क्या जजमेंट होता है, क्या फैसला सुनाया जाता है, क्या होता है। पर उन महिलाओं के दिल में कुछ और ही रहता है, उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। क्योंकि जब पब्लिक गुस्सा हो जाती है ना, सिस्टम से हार जाती है, सब लोगों से थकार जाती है ना, तो फिर पब्लिक खुद ही अपने हाथ में लॉ लेती है। गलत है, नहीं करना चाहिए। पर जब तक सिस्टम में ऐसे करप्ट लोग रहेंगे तब तक क्या किया जाए। तो अब महिलाएं 300 महिलाएं उस कोर्ट रूम के बाहर झुकती है और बेदम उस बंदे को पीटते जाती है। जिसको जहाँ जगह मिली वहां पे उसको चाकू मार दिया जाता है। जिसको जो जो चीजें मिली, उसका कान काट दिया, उसका नाक काट दिया, उसका हाथ काट दिया। अब पुलिस के सामने आता है एक बहुत बड़ा प्रश्न कि 300 महिलाओं में से, क्योंकि मॉब लिंचिंग में कभी भी किसी को अरेस्ट नहीं किया जाता, पर पुलिस जाती है उस बस्ती में और रैंडमली 5 औरतों को ढूंढ के अंदर कर देती है। फिर ह्यूमन राइट्स वाले सामने आते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल सामने आते हैं, कई लोग आते हैं। पर क्या वो जो 5 औरतें हैं उन्होंने सही में वहां पे वो इन्वॉल्व थी या नहीं थी? क्योंकि वो औरतें बहुत एजेड रहती है और वो औरतें मान भी लेती है कि भाई हमने मारा। और सिर्फ वो ही नहीं, 300 की 300 औरतें बोलती है कि भाई मैंने मारा। अब किस किस को सजा देंगे? पर आप खुद सोचिए कि जिस तरीके की वो बर्बरता करता था, जिस तरीके का वो आदमी था, इसमें नाम उसका अलग बताया है बट उसका नाम हम सब लोग जानते हैं कौन है, AY। मैं पूरा नाम नहीं लेना चाहूंगा, अननेसेसरी कंट्रोवर्सी करने का मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है यार। वैसे उसका रियल नाम कुछ और था, कालीचरण सरनेम था, बट मैं उसका नाम भी नहीं लूंगा। पर ठीक है, अब उन्होंने अपने हिसाब से जस्टिस कर लिया था। पर वो जस्टिस करने के बाद में उन औरतों के ऊपर में जो केस लगाया जाता है पुलिस के द्वारा, वो केस सही है या गलत है? और अगर वो केस सही है तो फिर इन औरतों को तो आजीवन कारावास हो जाना चाहिए। और अगर गलत है तो इनकी पैरवी करेगा कौन? क्योंकि इनके पास में ना पैसे है ना कुछ है, इनको तो अपना केस खुद लड़ना है। तो फिर इनके मसीहा बनकर आते हैं एक रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज, और वो जज इनकी पैरवी करते हैं कि ये मेरी मौकिल सब निर्दोष है, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। अब क्या कोर्ट इनको सजाए मौत सुना देगी, या फिर कोर्ट इनको किसी तरीके से बाइज्जत बरी कर देगी, या फिर कोर्ट इनको आजीवन कारावास की सजा सुना देगी? इन सब के बीच में सारी स्टोरी झूलती है। बेसिकली ये चीज है कि ये जो 5 औरतें हैं ये मर्डरर है, ये मॉब लिंचिंग में शामिल है या नहीं है, इन सब के बीच में सारी स्टोरी झूलती है। अगर शॉर्ट में समझाऊं ना, तो एक बंदा है जो एक बस्ती में निहत्थे लोगों के ऊपर में वार करते रहता है, उनको रेप करता है, उनको पकड़ के मॉलेस्ट करता है, सब चीजें करते रहता है। 10 साल तक ये सब बस्ती वाले ये सब चीजें सहन कर लेते हैं। पर जब उनके सब्र का बांध टूटता है तो ये लोग कोर्ट के अंदर जाके उस बंदे की पेशी होने के दौरान उसको लिंच कर डालते हैं। अब उसको मार डालने के बाद में उनके ऊपर में केस चलाया जाता है। पर जो 5 महिलाएं पकड़ी गई है वो उसमें शामिल थी या नहीं थी ये किसी को पता नहीं है। पुलिस के पास कोई प्रूफ नहीं है। अब पुलिस किस तरीके से प्रूफ इकट्ठा करेगी या फिर प्रूफ वो लोग तैयार करेगी, इन सब के बीच में सारी स्टोरी झूलती है। तो ये तो होगी स्टोरी की बात। अब बात कर लेते हैं इसके एक्टिंग की। एक्टिंग मुझे कैसी लगी यार? देखो, नागपुर की स्टोरी है, नागपुर में शूट हुई है, इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ, बट एक्टिंग सबकी अच्छी है। चाहे वो अमोल पालेकर हो, रिंकू राजगुरु हो, बहुत जबरदस्त एक्टिंग है। मतलब आपको ऐसा लगेगा नहीं कहीं पे कि कहीं ना कहीं आदमी को ऐसा फील नहीं हो रहा है कि ये एक्टिंग है। ऐसा लग रहा है कि जो 1990s का माहौल था ना, पूरा रिक्रिएट करके आपके सामने खड़ा कर दिया गया हो। तो एक्टिंग से मैं बहुत खुश हूँ, मुझे एक्टिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो हो गया एक्टिंग के बाद। अब बात कर लेते हैं इसके प्लॉट की, इसका स्टोरी मुझे कैसी लगी। यार देखिए, 1-2 टेक्निकलिटीज गलत है, जो गलत है वो गलत है। टेक्निकलिटीज में कुछ ऐसा दिखा दिया गया है जो शायद आप नहीं दिखाते ना तो भी चलता था, पर वो जबरदस्ती घुसाड़ने की कोशिश की गई है। तो उन टेक्निकलिटीज को अगर मैं छोड़ दूं ना तो भी मूवी बहुत अच्छी है। मतलब आपको बांध के रखेगी शुरुआत से लेके अंत तक। वो मूवी आपको बोर नहीं होने देगी, वो मूवी आपको सोने नहीं देगी, और वो मूवी आपको कहीं से भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देगी।
तो मैं स्टोरी से बहुत खुश हूँ। बस वो टेक्निकलिटीज पे अगर ध्यान दिया होता, मिर्ची पाउडर वगैरह के ऊपर में थोड़ा सा, तो अच्छा लगता था। बट वो ठीक है, थोड़े बहुत इसमें नेग्लिजेंस हम लोग बरत सकते हैं। तो स्टोरी से मैं इतना थोड़ा बहुत खुश हूँ। अब ये आ कहाँ पे रही है? ये आ रही है ZEE5 पे। अगर आपने सब्सक्राइब करके रखा है तो जाइए देखिए। और आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का जरूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जरूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप तक पहुंच रही है, तो जब भी आपकी बारी है कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाइए। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए। जब तक कि गवर्नमेंट आपको बोले तब तक के एटलीस्ट फेस मास्क पहन कर रहिए। इससे आप खुद की भी रक्षा कर पाएंगे और औरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हो, या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।